एक नवाब की पुरइसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 16। गुलशन आरा को देखा, वो फिर लेट गई थी। मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। गिद्ध उड़े नहीं, कूदते हुए एक तरफ को हो गए। दीवार के करीब एक खोपड़ी पड़ी थी, वहाँ खोपड़ियों की कमी नहीं। ये मेरे करीब तरीन थी। मैं उसी के पास चला गया और बैठ गया। नाक और आंखों की जगह सोराख थे, दांत सलामत थे। मैं उसे कुछ देर देखता रहा। निगाह उसके इर्द गिर्द जमीन पर घूमी तो मट्टी में चमकता हुआ कुछ नजर आया। उठाया तो ये सोने का हार था। फिर मट्टी में मुझे सोने की एक अंगूठी दिखाई दी। उठा के देखी, उसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। आह इंसान, ख्याल आया, इस सोने की खातिर कत्ल करता है और कत्ल होता है। इंसान इस सोने के इवज अपना ईमान दे देता है, मगर अंजाम क्या होता है? हड्डियां भी मट्टी में पड़ी हैं और सोना और हीरे भी। हार और अंगूठी देखकर ख्याल आया कि यह कोई औरत थी, गुलशन आरा जैसी होगी। उसने भी सोने हीरों से अंधी होकर घर को छोड़ा होगा। उसने भी गुलशन आरा की तरह अपने आप को इस खुश फहमी में मुबतला कर लिया होगा कि सदा जवान रहेगी और उसी का हुक्म चलता रहेगा। अगर इंसान इतनी सी बात समझ जाए कि सदा हुक्म उसी का चलता है जो मट्टी के पुतले में जान डालता है और जब चाहता है इस मट्टी से जान निकालकर मट्टी को बखेर देता है, तो इंसान का अंजाम इतना भयानक ना हो। मैं टहलते टहलते दूर निकल गया। टांगों में पहले वाली ताकत नहीं रही थी। वो दिन भी गुजर गया। रात शायद आधी से कुछ ज्यादा गुजर गई थी। गुलशन आरा लाश की तरह लेटी हुई थी। मैं बैठा हुआ था। पहले लेटा रहा था, लेकिन जिस्म के अंदर सुइयां सी चुभने लगी। बेचैनी लेटने नहीं देती थी। प्यास की शिद्दत से मुंह बंद नहीं होता था। जिस्म की नमी तेजी से खत्म हो रही थी। अब थूक निकलते हलक में कांटे चुभते थे। कल शाम तक गुलशन, मैंने कहा, कल शाम तक हम इस दुनिया से लाताल्लुक हो जाएंगे, मर जाएंगे। गुलशन आरा की सरगोशी सुनाई दी। नहीं, मैंने जवाब दिया, बेहोश हो जाएंगे। अजियत का एहसास मिट जाएगा, हर तकलीफ से निजात मिल जाएगी। वो खामोश रही, मैं भी खामोश हो गया और इस खामोशी से धमक जैसी आवाज उठी। मैं चौंका। किसी आदमी की आवाज भी आई। मैंने तवज्जो ना दी। ये मेरे जहन की आवाजें थी। तसव्वुर भटक रहा था। गुलशन आरा तो जैसे दुनिया से लाताल्लुक हो चुकी थी। चांद आधी रात के बाद ऊपर आता था। अभी उस हैबतनाक कैदखाने के साथ वाली पहाड़ी के पीछे था। आसमान रोशन हो चुका था। दीवार के ऊपर जो खारदार तार लगे हुए थे, वो काली लकीरों की तरह नजर आ रहे थे। जिन डंडों के साथ ये लगे हुए थे, वो भी नजर आते थे। मेरी नजरें तारों की लकीरों को देखते हुए चलने लगीं और एक जगह पर मरकूज होकर रुक गईं। वहां से तार गायब थे। इनकी लकीरें टूटी हुई और मुड़ी मुड़ी सी थीं। एक ख्याल आया कि वहां से भला दीवार पर चढ़कर बाहर को उतरा जा सकता है। नहीं, दीवार बहुत ऊंची थी। जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं रही थी। बाहर 4 संतरियों का गश्ती पहरा भी था। मैं वहीं देख रहा था। वहां से कोई चीज ऊपर को उठ रही थी। वो स्याह साया सा था जो किसी इंसान का हयोला बन गया। सर और कंधे साफ नजर आने लगे। वो फिर दीवार पर बैठ गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो कोई आदमी था। तब मुझे ख्याल आया कि मैंने इससे ज़रा पहले धमक सुनी थी। वो कोई उसका साथी होगा जो दीवार पर बैठ गया है।
वो उससे पहले दीवार से कूदा होगा। मुझे ये सवाल परेशान करने लगा कि ये कौन है और क्यों दीवार फांद रहे हैं। पहला ख्याल ये आया कि इन आदमियों को नवाब ने भेजा होगा कि हम दोनों को कत्ल कर दिया जाए। वो इतने गुस्से में होगा कि हमारा एक दो रोज़ और ज़िंदा रहना भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इसके साथ ही ख्याल आया कि ये आदमी अगर नवाब के हुक्म से आए हैं तो उन्हें दीवार फांदने की क्या ज़रूरत थी। दीवार फांदना कोई आसान काम तो नहीं था, वो दरवाज़ा खुलवा कर आ सकते थे। फिर ये ख्याल आया कि गुलशन आरा का कोई खुफिया दोस्त होगा जिसने गुलशन आरा को ज़िंदा निकाल ले जाने का इंतज़ाम किया है। अगर वो कामयाब हो गया तो गुलशन आरा को नवाब की रियासत से निकाल ले जाएगा। मैंने सोचा कि गुलशन आरा क्या मुझे भी साथ ले जाएगी। वो आदमी अभी दीवार पर ही बैठा था। चांद कुछ ऊपर तो आ गया था, लेकिन वो आदमी पहचाना नहीं जाता था। उसके बाजुओं की हरकत से पता चलता था कि रस्सा खींच रहा है और ऊपर कहीं बांध रहा है। गुलशन, मैंने गुलशन आरा को हाथ से हिलाकर पूछा, तुम्हारा तल्लक किसी ऐसे दलेर आदमी के साथ था जो तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाने के लिए आ जाए? क्यों पूछ रहे हो? उसने मरी हुई आवाज़ में पूछा। दीवार से एक आदमी उतरा है और एक उतरने वाला है, मैंने कहा। वो देखो। वो उठी और उधर देखने लगी। नहीं सिकंदर, उसने नहीफ आवाज में कहा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। आंखें पूरी खुलती नहीं। वो बहुत कमजोर हो गई थी। आंखें खोल ना सकना बहुत ज्यादा कमजोरी की अलामत थी। मुझे यहां से निकाल ले जाने के लिए कोई नहीं आएगा, उसने कहा। ऐसी जुर्रत करने वाला सिर्फ एक आदमी था, उसे मैं जहर देकर मार आई हूं, उस्मान अली खान। दूसरे तो खुश होंगे कि मुझे यह सजा मिली है। मैंने उन्हें तुम्हारी खातिर धत्कार दिया था। कोई नहीं आएगा सिकंदर, तुम्हारा वहम है। उसकी आवाज दबी गई और वह उसी तरह लेट गई जैसे बेहोश होकर लड़क गई हो। मैं जो देख रहा था वो मेरा वहम नहीं था। दीवार पर जो आदमी था वो भी नीचे आ रहा था। एक और ख्याल आया जो बड़ा ही तलख था। इस कैद खाने के बाहर संतरी घूमते फिरते रहते हैं। उन्हें मालूम था कि एक बड़ी खूबसूरत औरत को मरने के लिए बंद किया गया है। मैंने सोचा कि वो गुलशन आरा को खराब करने और उसका जेवर उतार कर ले जाने के लिए आ रहे हैं। उन्हें मालूम था कि यहाँ मरने वालों की लाशें अंदर ही रहती हैं। दूसरे ख्याल ने आकर मेरे इस शक को रद्द कर दिया। मैंने एक लाश की हड्डियों के करीब एक हार और हीरे वाली अंगूठी पड़ी देखी थी। इससे ये जाहिर होता था कि अंदर आने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता, वरना ये जेवरात वहां ना होते। दो साए चले आ रहे थे। मैं फैसला ना कर सका कि उनका इस्तकबाल करूं या मुकाबला। मैंने मुकाबला उस सूरत में करना था कि गुलशन आरा खतरे में होती। मेरे लिए कोई खतरा नहीं था। नवाब की दुनिया में मेरे किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। मैं खाली हाथ था और मेरा जिस्म कमज़ोर भी हो गया था। फिर भी मैंने पक्का इरादा कर लिया कि खाली हाथ मुकाबला करूंगा। अगर उन्होंने मुझे मार डाला तो ये और ज़्यादा अच्छा होगा। सिकंदर, किसी ने मुझे दबी हुई आवाज़ में पुकारा। सिकंदर। मैं दुबका बैठा रहा। मैंने देखना था कि ये हैं कौन। सिकंदर, अब के आवाज़ करीब से आई। जिंदा हो तो बोलो, मैंने बोला। मर गया है। भयानक सन्नाटे में धीमी सी आवाज़ आई। दूसरे ही दिन कहाँ मर गया है? दूसरे आदमी ने कहा। कहीं सोया हुआ होगा, जल्दी करो भाई, पहले आदमी ने कहा। कहीं देखो उसे, ना घबरा, दूसरे ने कहा। संतरी तो उठ नहीं सकेंगे, कोई और इधर आता नहीं होगा। सिकंदर, अब की आवाज़ ज़रा करीब और बुलंद थी। जिंदा हो, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये किसकी आवाज़ें हैं? गुलशन आरा ने पूछा, जैसे वो बहुत दूर से बोल रहे हों। मैं उठ खड़ा हुआ। अब दो आदमी मुझे नजर आ रहे थे। कौन हो तुम? मैंने पूछा। मेरे हमदर्द कहाँ से आ गए हो? आगे आ लड़के, उधर से आवाज़ आई। इधर आ और चल हमारे साथ। उस आवाज़ में धमकी या तंज नहीं थी। उन्होंने मेरे पास ही आ जाना था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं आगे चला गया और हम आमने सामने आ गए। पहचान रहे हो? एक ने पूछा। ताजा हूँ। ताजा? मैंने ज़रा हैरान सा होकर पूछा। ताजा डाकू? हाँ, उसने बड़ी शगुफ्ता आवाज़ में जवाब दिया। चलो। लेकिन तुम्हें मुझसे क्या हमदर्दी है?
मैं कहता हूं यहां से जल्दी निकलो, उसने कहा। अपने आप को इतना कीमती लड़का ना समझो जिसे मैं खुद लेने आया हूं। उसने मेरा बाजू पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ज्यादा ना रुको, बाहर चलकर बताऊंगा ये क्या मामला है, डरो नहीं। मैं अकेला तो नहीं, मैंने कहा, मेरे साथ एक औरत है। मैं तुम्हारे लिए आया हूं, ताजे ने कहा। मैं जानता हूं ये औरत कौन है, मरने दो इसे। नहीं ताजे, मैंने कहा, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसी खूबसूरत चुड़ैल ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, ताजे ने कहा, और तुम इसके हमदर्द बने हुए हो। मैं उसी जिद पर अटक गया कि मैं गुलशन आरा को साथ लेकर यहां से निकलूंगा। मैं जानता था कि मुझे इस जहन्नम में अपने साथ लाने वाली गुलशन आरा ही थी। फिर भी मैं अपने आप को मजबूर समझ रहा था कि उसे यहां फेंक कर ना जाऊं। मैं नहीं समझ सका कि तुम्हें मेरे साथ क्या हमदर्दी है, मैंने कहा। मुझे ये यकीन हो गया है कि दिल में हमदर्दी लेकर आए हो। इसे भी ले चलो ताजे, बड़ा नेकी का काम है। मैं किसी के हुक्म की तामील कर रहा हूं सिकंदर, उसने कहा। इस दुनिया में मेरा हमदर्द कौन है? ख्वाजा साहब को नहीं जानते तुम? ताजे ने कहा, मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकता था। तुम नहीं जानते मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक है। मैं जानता था कि वो बाप बेटा थे, लेकिन मैंने ताजे को ना बताया कि मैं जानता हूं। उसे खुदा के हुक्म से ले चलो ताजे। ताजा मान गया। मैं गुलशन आरा के पास दौड़ा गया और उसे हैजानी लहजे में बताया, हमें रिहा कराने वाले आ गए हैं। उसने जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। मैंने उसे झंझोड़ा, उठो गुलशन उठो। मैंने उसके कान के साथ मुंह लगाकर कहा, हम जा रहे हैं, मौत टल गई है। इस लाश को कौन उठाएगा सिकंदर? ताजी ने झंझलाते हुए लहजे में कहा, इसे पड़ा रहने दो यहीं, ये तो मर रही है। इस आवाज पर गुलशन उठ बैठी। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो उठकर खड़ी हुई। उसे एक बार फिर कहा कि हम यहां से निकल रहे हैं, लेकिन उसे हिम्मत करनी पड़ेगी। मैंने देखा कि वो अपने आप में आ गई थी। वहां तेज चलना था। वो चलने में दुश्वारी महसूस कर रही थी, लेकिन उसने हमारा साथ दिया और तेज चल पड़ी। जिस्म तो मेरा भी नढाल हो चुका था, लेकिन मेरा जहन बेदार था। उन्होंने दीवार पर रस्से की कमंद फेंकी। उस जमाने के डाकू किसी बड़े घर में या किले जैसी हवेली में दाखिल होने के लिए कमंद फेंका करते थे। ये कोई आसान काम नहीं था। डाकू उसके माहिर थे। ताजे की फेंकी हुई कमंद दीवार के ऊपर खारदार तारों वाले एक डंडे के साथ अटक गई थी। ताजा खुद ऊपर आया और उसने तार काट कर रस्सा अंदर की तरफ लटका दिया था। उससे दोनों नीचे उतरे थे। हमें रस्से को पकड़कर पांव दीवार के साथ लगाकर ऊपर चढ़ना था। मैं तो चढ़ सकता था, मुश्किल गुलशन आरा के लिए थी। उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही थी। रस्से को दोनों हाथों से पकड़कर पूरे जिस्म का बोझ बाजुओं और कंधों पर उठाना और ऊपर ले जाना था। रस्से पर हाथों की गिरफ्त मजबूत रखनी थी। ताजे ने पहले ही कह दिया था कि गुलशन आरा रस्सा नहीं चढ़ सकेगी। उसके साथी ने, जो ताजे से ज्यादा ताकतवर लगता था, बैठकर गुलशन आरा को अपने कंधों पर इस तरह बिठा लिया कि उसकी एक टांग उसके आदमी के एक कंधे से आगे लटक रही थी और दूसरी दूसरे कंधे से आगे। देख लड़की, उसने गुलशन आरा से कहा, मेरी गर्दन और कंधों पर इसी तरह बैठी रहना और रस्सा मजबूती से पकड़े रखना। कोशिश करना कि मैं जब रस्से को पकड़कर ऊपर को उठूं तो तुम रस्से पर अपने बोझ को ऊपर उठाने की कोशिश करना। गुलशन आरा पूरी तरह होश में आ चुकी थी। वो जिसके कंधे पर बैठी हुई थी वो उठा और उसने रस्सा पकड़ लिया। गुलशन आरा ने भी रस्सा पकड़ लिया। वो आदमी ऊपर उठा और उसने दीवार के साथ पांव लगा लिए। फिर वो अपने बाजुओं पर अपने और गुलशन आरा के जिस्म को ऊपर ही ऊपर उठाता गया और दीवार पर पहुंचा। उसके बाद वो रस्सा चढ़ने लगा। दीवार मेरे अंदाजे के मुताबिक 40 फुट के लगभग ऊंची थी। ये पत्थरों की दीवार थी। पत्थरों पर पांव बड़ी अच्छी तरह जमता था, लेकिन मैं तकरीबन निस्फ बुलंदी तक पहुंचा तो मेरे बाजू और कंधे जवाब देने लगे। मैंने इरादे को मजबूत किया, ये लंबा सांस लिया और अंदर की एक कुव्वत को बेदार करके ऊपर को उठने लगा। ये कुव्वत शायद यही थी कि मैंने अपने आप को यकीन दिला लिया था कि मेरे जिस्म की पूरी ताकत तरोताज़ा है, मैं ऊपर जा सकूंगा। फिर ऐसे ही हुआ कि मैं दीवार तक पहुंच गया। उस वक़्त ताजे का साथी
गुलशन आरा के साथ दूसरी तरफ उतर गया था। मेरे पीछे पीछे ताजा भी आ गया। मैं दीवार से बाहर की तरफ उतरा तो ताजे ने दीवार पर आकर अंदर वाला रस्सा समेटा और बाहर की तरफ लटका दिया। ताजा अब दो रस्सों की मदद से नीचे आ रहा था। नीचे आकर उसने एक तरफ से रस्सा खींचा और सारा रस्सा नीचे आ गया। ताजे के दो आदमी और आ गए और वो बाहर ही खड़े रहे थे। उन्होंने रस्सा उठा लिया और हम सब चल पड़े। गुलशन आरा मेरे साथी मौत के पेट से निकलकर उसके जिस्म में जान आ गई थी। उसने मुझसे पूछा कि ये सब कौन हैं? ताजा डाकू, मैंने सरगोशी में कहा। ताजा डाकू? गुलशन आरा ने हैरत के लहजे में कहा, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है? मैंने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं समझ गई हूँ। गुलशन आरा चुप ना रह सकी, कहने लगी, इसे किसी ने बता दिया होगा कि नवाब ने एक बड़ी खूबसूरत और जवान औरत को यहाँ मरने के लिए बंद कर दिया है। इसने मुझे बेचने के लिए वहाँ से निकाल लिया है। मुझे ख्याल आया कि ताजा पहले मुझे नवाब के यहाँ बेच चुका है। कहाँ ये गया था कि ताजा ऐसा आदमी नहीं, मुझे उसके आदमियों साथियों ने बेचा है। अब मुझे शक होने लगा कि ताजा मुझे बेचने के लिए ले जा रहा है और उसने झूठ बोला है कि उसे ख्वाजा साहब ने कहा है कि मुझे वहाँ से निकाले। ये सब कियास थे। आगे जो कुछ होने वाला था उसके मुतल्लक मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। संभल कर पाँव रखना, ताजे की आवाज़ आई, दाईं तरफ ना जाना। चांद ऊपर आ गया था और उसकी चांदनी बड़ी साफ थी। मैंने दाईं तरफ देखा। ये झील थी या जोहड़? उसके पानी में ठहराव था, चांदनी में चमक रहा था। उसके किनारे किनारे जा रहे थे। किनारा ऊंचा होता चला गया। बाईं तरफ गहरे खड्ड थे। चलने का रास्ता बड़ी मुश्किल 1.5-2 फुट चौड़ा था। ये एक चट्टान थी जिस पर हम जा रहे थे। हम ऊपर ही ऊपर होते गए और झील पीछे रह गई। अब हम चट्टान से उतर रहे थे। गुलशन आरा 2 बार फिसली। एक बार तो मैंने उसे संभाल लिया, लेकिन दूसरी बार वो गिर पड़ी और लड़कने लगी। उसके आगे ताजे का एक आदमी उतर रहा था। उसने गुलशन आरा को रोककर उठा लिया। उस आदमी ने बताया कि थोड़ा और आगे उनके घोड़े खड़े हैं। घोड़ों को आगे नहीं लाया जा सकता था। ये इलाका बहुत दुश्वार गुजार था। 2 पहाड़ियों के दरमियान से हम बड़ी ही मुश्किल से गुजरे। दरख्त भी थे, झाड़ियाँ और हरे सरकंडे भी थे और कहीं कहीं दलदल भी थी। गुलशन मेरे सहारे इस तरह चली जा रही थी कि उसके जिस्म का बोझ मेरे ऊपर था। वो कदम घसीट रही थी। ये लोग घोड़े बहुत दूर छोड़ आए थे। वहां तक पहुंचते गुलशन आरा बेहोश हो चुकी थी और मैं अपनी कुव्वते इरादी से होश में था। मैंने ताजे को बताया कि हम कब के भूखे और प्यासे हैं और वो हमें जल्दी कहीं पहुंचा दे। उन चारों के पास घोड़े थे। एक घोड़ा फालतू था जो मेरे लिए लाए थे। गुलशन आरा के लिए घोड़ा नहीं था। उसे मेरे आगे बिठा दिया गया। वो गशी में थी और उसकी पीठ मेरे साथ लगी हुई और उसका सर मेरे एक कंधे पर था। उसके रेशमी कपड़ों से अतर की जो बो उठ रही थी वो मुझे मतहोश करने लगी। उसके बाल रेशम जैसे थे, उसके गाल रेशम जैसे थे। घोड़े की चाल के साथ उसके बाल और उसके गाल मेरे गालों से मिस होते और कभी टकराते थे। मुझ पर ऐसी नशीली सी कैफियत तारी होती जा रही थी जिससे मैं आशना नहीं था और आशना होना भी नहीं चाहता था। सफ़र बहुत तवील था। हम जब ताजे के ठिकाने पर पहुंचे तो रात बीत चुकी थी। ये एक गांव था जो छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं था। मुझे और गुलशन आरा को एक मकान में ले गए। गुलशन अभी तक गशी में थी। उसके होंठ जरा खुले हुए थे। एक आदमी उसके मुंह में कतरा कतरा पानी टिपकाने लगा। चंद कतरे उसके मुंह में गए तो उसने पानी हलक से नीचे उतार लिया। कुछ और पानी उसके मुंह में दूध टिपकाने लगे और वह दूध हलक से उतारती गई। इस दौरान मुझे भी पहले थोड़ा सा पानी फिर दूध पिलाया गया। जरा सी देर में मेरे जिस्म में ताकत ऊद कर आई। गुलशन आरा ने आंखें खोली तो मैंने उसकी पीठ के नीचे हाथ रखकर उसे बिठा दिया और दूध का प्याला उसके मुंह से लगा दिया। आधा दूध पीकर उसने प्याला अपने हाथ में ले लिया और सारा दूध पी लिया। मैं उसका चेहरा देख रहा था। उसका रंग लाश जैसा हो गया था।
पानी और दूध पेट में गया तो उसके चेहरे पर उसका अपना रंग वापस आने लगा। तुम दोनों अब सो जाओ, ताजे ने कहा। अभी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ खाए पिए 3 रातें और 2 दिन हो गए हैं। इतनी फाका कशी के बाद पेट भर गया तो बीमार हो जाओगे। मैं अब जा रहा हूं। तुम्हारी देखभाल के लिए यहां आदमी मौजूद हैं। ये तो बताते जाओ कि तुम हमें वहां से निकालने के लिए कैसे पहुंच गए थे। मैंने पूछा। तुमने कहा था कि ख्वाजा साहब ने तुम्हें कहा था। मैंने अभी भी ताजे को ना बताया कि मुझे मालूम है वो ख्वाजा साहब का बेटा है। ख्वाजा साहब को मैं अपना मुर्शिद मानता हूं, ताजे ने कहा। यह तुम्हारी खुशकिस्मती है कि उन्हें मालूम था मैं कहाँ हूं। उनका एक आदमी पैगाम लेकर आया। मैं भेस बदल कर वहां गया। ख्वाजा साहब की आंखों में आंसू देखकर मैं परेशान हो गया। पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे आदमियों ने जो लड़का नवाब के यहाँ बेचा था वो मौत के मुंह में पड़ा है, उसे निकालना है। उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की, तुम्हारे कुछ औसाफ बताए। उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हें यह सज़ा क्यों दी गई थी, वो तुम्हें बचाना चाहते थे। उन्होंने मेरे मुतल्लक भी कहा होगा कि उसे भी निकालना है, गुलशन आरा ने कहा। नहीं, ताजे ने कहा। नाराज ना होना गुलशन। उन्होंने कहा था कि सिकंदर को सजाए मौत दिलाने वाली तुम हो, सजा सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए थी। फिर मुझे क्यों ले आए, गुलशन आरा ने पूछा। ये इस लड़के की जिद थी, ताजे ने कहा। ये तुम्हारे बगैर वहां से निकलना ही नहीं चाह रहा था, इसकी खातर तुम्हें भी ले आए हैं। वो बुझ सी गई और उसका सर झुक गया। घबराओ नहीं गुलशन, ताजे ने उसे कहा। मैं तुम्हें ले आया हूं, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर रहेगा। ताजे ने बताया कि उसने उस कैद खाने के इर्द गिर्द का इलाका देखा। बहुत मुश्किल इलाका था। ख्वाजा साहब ने ताजे को बताया था कि 4 आदमी दीवार के बाहर घूम फिर कर पहरा देते हैं। ताजा तजर्बे का डाकू था। उसने कमांद फेंक कर अंदर जाने का तरीका सोच लिया। रात को वो 3 आदमियों के साथ लेकर चला गया। घोड़े बहुत दूर छोड़े और उस रास्ते से कैद खाने तक गया। वो चारों एक जगह छुप कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद 2 संतरी बातें करते उनके करीब से गुजर गए। ताजे के 2 आदमियों ने पीछे से उन्हें दबोच लिया और उनके सरों पर पगड़ियां थी। ताजा उन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था। उसने अपने आदमियों से कहा कि इनकी पगड़ियों से इनके हाथ और पांव बांध दें और उसके मुंह में इन पगड़ियों से कपड़ा फाड़ कर ठोंस दें। दूसरे 2 संतरी कहीं दूर थे, उन्हें भी इसी तरह दबोच लिया गया और उनकी पगड़ियों से उनके हाथ पांव बांध दिए गए। दोनों के मुंह से कपड़ों से बंद कर दिए गए और मुझे गुलशन आरा को जिस तरह निकाला गया वो मैं आपको सुना चुका हूं। सुबह की रोशनी अभी सफेद नहीं हुई थी जब ताजा मुझे और गुलशन आरा को उसी कमरे में बैठा छोड़कर चला गया। ये कोई धोखा ही ना हो, गुलशन आरा ने मुझे आहिस्ता से कहा। तुम भी मेरी तरह इस चक्कर से डरते होगे। नहीं गुलशन, मैंने कहा। मैं नहीं जानता डर क्या होता है, खौफ क्या होता है। तुम तो शायद वहां भी नहीं डरे थे जहां गिद्ध हमें नोचने के लिए हमारे करीब आ गए थे, गुलशन आरा ने कहा। तुम क्यों नहीं डरे थे? क्योंकि मैंने कबूल कर लिया था कि अब हमें मरना है, मैंने कहा। तुम मरना नहीं चाहती थी, छोड़ो इन बातों को। ताजे से ना डरो, तुम उसके साथ शादी कर लो। ये ना कहना कि मैं तो नवाब की बीवी थी, एक डाकू की बीवी कैसे बन जाऊं। डाकू शादी नहीं किया करते सिकंदर, उसने कहा। ताजे जैसे डाकू भी नवाब होते हैं। ताजा मुझे बीवी बनाकर रख लेगा, मेरे साथ शादी नहीं करेगा। शादी के बगैर तुम्हें बीवी बनाकर रख लेगा तो तुम क्या करोगी? कुछ भी नहीं, उसने कहा। अपनी किस्मत को रोऊंगी। मालूम नहीं इस जवान साल औरत के साथ मुझे क्यों हमदर्दी पैदा हो गई थी। वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन उसे इस हालत में देखकर ऐसे लगता जैसे वो मुझसे छोटी हो। मैं ये भी एतराफ़ करता हूँ कि डरी सहमी होती हुई हालत में वो मुझे उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी जितनी वो थी। मैंने ये उस कैद खाने में भी महसूस किया था जिसमें हमें बड़ी ही बेहानक मौत मरने के लिए फेंक दिया गया था। मैं गुलशन आरा में एक तब्दीली देख रहा था। उसका असर तो उस पर था ही। वो महल की बेगम जिसका हुक्म चलता था और जिसके इशारे पर इंसान कत्ल भी हो जाते थे, किस बेकसी की हालत में आ गिरी थी। उस असर के अलावा भी उसमें कोई तब्दीली देख रहा था। वो चुपचाप बैठी खिलाओं में देखती रहती थी। हम दोनों 4 रोज उस कमरे में तन्हा रहे।
हम किसी के कैदी नहीं थे। दरवाजे खुले रहते थे। हमारे लिए खाना पीना अंदर ही आ जाता था। ये कच्चा सा देहाती मकान था। हम सेहन में भी निकल जाते, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। ताजे के जो आदमी वहां थे उन्होंने बताया था कि कुछ दिन एहतियात की जरूरत होगी। ये आदमी हमें कुछ और भी नहीं बताते थे। हमसे कुछ ना छिपाओ। एक रोज मैंने ताजे के उन आदमियों से कहा, तब ताजा हमारा अपना आदमी है, तुमने देखा है कि वो हमें कहां से निकाल लाया है? अभी नहीं, एक आदमी ने जवाब दिया। तुम दोनों कच्चे हो, अभी तुम्हें राज की कोई बात नहीं बताएंगे। मैंने उन 4 दिनों में देखा कि गुलशन आरा रातों को सोती भी कम ही थी। एक रात मेरी आंख खुली तो वो फर्श पर 2 जानू बैठी हुई थी। उसने दोनों हाथ हिंदुओं की तरह जोड़े हुए थे और कुछ बड़बड़ा रही थी। खिड़की में से आती हुई चांदनी उस पर पड़ रही थी। वो हसीन तो थी ही, लेकिन उस चांदनी में उसके हुस्न में अजीब सा इजाफा हो गया था। उसके बाल जो बिखरे बिखरे से थे, सोने की तारों की तरह चमकदार लगते थे। मैं उसे देखता रहा और वो उसी तरह बैठी रही और मेरी आंख फिर लग गई।